हाय गाइस, वन डे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम लोग ये पार्ट 5 होने वाला है। ठीक है, आज लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, तो ये आज लास्ट पार्ट होने वाला है, फाइनल हो जाएगा। इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, इसके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ऑलरेडी वन डे एग्जाम फैक्ट्री चैनल पे अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम किल नहीं करेंगे एंड हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल आधार तक हम लोग रहने दिए थे कि आधार से स्टार्ट करना है। ठीक है, यानी आधार कार्ड जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूज में था, तो ये इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। ये 365 है, PT 365 है। ठीक है, PT 365 पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, यूपीएससी 2025 में जो होने वाला है मई में, उसके लिए है। इसके साथ ही आप सभी को पता है कि करेंट अफेयर्स जो है ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। लगभग 20-25 से क्वेश्चन इंक्लूडेड ऑल सेक्शन से, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, जो भी क्वेश्चन होता है उसके बैकग्राउंड से इसमें मिक्सअप किया जाता है। स्टैटिक पोर्शन प्लस करेंट मिला करके आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप सभी देख ही रहे हैं कैसा क्वेश्चन आ रहा है। तो हम लोग वैसे ही कवर करेंगे एंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि आधार ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में था, तो क्या है इसके बारे में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड का उपयोग पहचान स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, परंतु यह जन्म तिथि का अधिकार प्रमाण नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्या है, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या इसके बारे में देखते हैं हम लोग। इसका गठन जो है UIDAI आधार अधिनियम 2016 के प्रावधान के तहत स्थापित किया गया था। यह क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि वैधानिक निकाय है। कंस्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है, इसे एक अमेंडमेंट के तहत बनाया गया। ठीक है, 2016 में भारत सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका वर्क क्या है ये हम लोग देखते हैं। तो विशिष्ट पहचान संख्या जो है ये जारी करना, या आधार कार्ड बनाने, उसे सुधार करने, उसे जारी रखने का काम करती है। साथ ही आधार नामांकन, प्रमाणीकरण, अपडेशन प्रक्रिया को भी नियंत्रित करता है। आधार संख्या धारकों की पहचान संबंधी जानकारी, प्रमाणीकरण, रिकॉर्ड, सुरक्षा, गोपनीयता सुनिश्चित करना, व्यक्तियों और आधार संख्या जारी करने के लिए नीति प्रक्रिया प्रणाली विकसित करना। ठीक है, तो ये सारे इसमें मेंशन है। नेक्स्ट है आधार की प्रमुख विशेषता क्या है। ठीक है, तो इसके विशेषता के बारे में देखते हैं। ये टोटल क्या होता है, 12 अंकों का एक विशिष्ट संख्या होता है, यानी 12 डिजिट का होता है। किसी भी नागरिकों के पास इसकी डुप्लीकेट संख्या नहीं हो सकती। ये जो 12 अंक, जो कोई भी जैसे 12 अंक अगर है, तो इसका डुप्लीकेट किसी भी व्यक्ति के पास नहीं हो सकता है। ठीक है, और इसी के द्वारा आपकी आइडेंटिफिकेशन उसमें मेंशन रहता है कि आप 12 डिजिट जो है, इसके नाम, इसका नाम क्या, इसका पता क्या, उस पर डिटेल आपको कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी डुप्लीकेट नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके व्यक्तिगत बायोमेट्रिक से जुड़ा होता है। ठीक है, यह भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र यानी कि UIDAI द्वारा जारी किया जाता है। UIDAI द्वारा निष्कासित किया जा सकता है, यह हटाया भी जा सकता है। ठीक है, कर्म रहित संख्या आधार नामांकन प्रक्रिया में जाति, धर्म, आय, स्वास्थ्य, भूगोल जैसे विवरण शामिल नहीं है। ठीक है, पते पहचान का प्रमाण भारत में निवासियों के लिए पहचान पते प्रमाण के रूप में कार्य करता है। हालांकि आधार नागरिकता का प्रमाणन नहीं है। ठीक है, यानी कि ये आधार जो है नागरिकता, सिटीजन के लिए ये सर्टिफिकेट प्रमाण नहीं है। ठीक है, व्यापक प्रौद्योगिकी संरचना यानी कि UID जो है ओपन स्केलेबल है। इसमें नागरिक का डेटा केंद्रीय रूप से भंडारित किया जाता है। इसे देश में कहीं भी ऑनलाइन प्रमाणित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण यानी कि UID से जुड़े बैंक खाते का नेटवर्क निवासियों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए एक सुरक्षित और कम लागत वाला मंच प्रदान किया जाता है। लक्षित डिलीवरी यानी कि केंद्र राज्य सरकार भारत के संचित निधि, राज्य की संचित निधि से वित्त पोषित योजनाओं के तहत लाभ सब्सिडी प्रदान करने के लिए लाभार्थियों का आधार नंबर सत्यापन अनिवार्य कर सकता है, आधार अधिनियम 2016 के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आधार अधिनियम की संवैधानिक न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी वर्सेज भारत संघवाद आया था। तो आधार वित्तीय अन्य सब्सिडी लाभ सेवाओं का लक्षित वितरण अधिनियम 2016 सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया गया था, और इस चुनौती के आधार अधिनियम धन विधेयक के रूप में पारित करना
इसलिए इस प्रक्रिया में संसद के ऊपर सदन को महत्व नहीं दिया जाना था। केएस पुट्टास्वामी वाद से जुड़े निर्णय 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार अधिनियम के संवैधानिक की पुष्टि किया और कोर्ट ने निर्णय के मुख्य क्या है निष्कर्षण भी निकाला। तो आधार जो है मेटा डेटा के 6 महीने से अधिक समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही यह अधिनियम भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 15, 19, 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। ठीक है, यानी कि हमारा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं करता है आर्टिकल 14, 15, 19, 21 के तहत। ठीक है, इसके साथ ही समाज कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार अनिवार्य है। लोगों पर बैंक खाता खुलवाने, मोबाइल एवं इंटरनेट कनेक्शन के लिए यह अनिवार्य सत्य के रूप में नहीं थोपा जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो राज्य जो है आधार डेटा साझा करने के लिए निजी कंपनियों के साथ अनुबंध नहीं कर सकता है, यानी कि एग्रीमेंट नहीं कर सकता है, क्योंकि यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, केंद्र प्रायोजित योजना, ठीक है, ये भी बहुत ही ज्यादा चर्चा में था। तो यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, ठीक है, CSS बोलते हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। ये क्यों चर्चा में था? तो क्योंकि हाल ही में व्यय संबंधित सुधार, ठीक है, व्यय यानी एक्सपेंडिचर संबंधित सुधारों के भाग के रूप में नीति आयोग ने केंद्र नियोजित योजना में सुधार की प्रक्रिया शुरू किया है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ये क्या होता है। तो ये कोर योजना है, ये योजना राष्ट्रीय विकास एजेंडा NDA में शामिल होती है, जैसे कि हरित क्रांति, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन, ये सारा। ठीक है, कोर ऑफ द कोर योजना क्या है? तो इसके तहत सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक समावेशन के लिए 6 योजना को शामिल राष्ट्रीय विकास एजेंडा के लिए उपलब्ध निधियों में इनका स्थान पहले आता है, जैसे कि मनरेगा उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, दिव्यांग जन हो गया, अन्य कमजोर समूह विकास के लिए 3 अम्ब्रेला योजना, अल्पसंख्यक विकास के लिए अम्ब्रेला कार्यक्रम वगैरह भी लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है वैकल्पिक योजना क्या है? तो वैकल्पिक योजना जो है राज्यों को यह चयन करने की स्वतंत्रता होती है वे किस योजना को लागू करना चाहते हैं। इनके लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा फंड आवंटित किया जाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन इत्यादि। ठीक है, केंद्र प्रायोजित योजना के बारे में जानेंगे हम लोग। परिभाषा एक ऐसी मतलब CSS जो होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्स स्कीम ऐसी योजना होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों संयुक्त रूप से वित्त पोषित किया जाता है और इन्हें संविधान की राज्य सूची, ठीक है, यानी कि संविधान के कौन सा सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची में आने वाले क्षेत्रों को में राज्यों की सहायता कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, विशेषता क्या है? तो वर्तमान में अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो मुख्यमंत्री के उप समूह रिपोर्ट 2015 पर आधारित है। फोकस क्या है इसका? तो उन योजनाओं पर रहता है जिन्हें विजन 2022 तक सरकार करने के लिए राष्ट्रीय विकास एजेंडा शामिल किया गया है। इसके तहत केंद्र राज्यों को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्तमान स्थिति। वर्तमान में 75 केंद्र योजित योजनाएं हैं चल रही है, जिनमें 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे कि बजट 2024-25 के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें, मौजूदा समय में केंद्र सरकार ने कुल बजटीय व्यय का लगभग 10.4% वर्तमान में चल रही 75 यानी कि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम पर खर्च करती है। ठीक है, वित्त पोषण जो है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम के लिए सभी हस्तांतरण राज्यों की संचित निधि के माध्यम से किए जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि धनराशि सीधे राज्य के प्राथमिकी सरकारी खाते में जमा होती है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिश 2017 से योजना गैर योजना भेद को समाप्त करने के बाद सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम केंद्रीय क्षेत्र की योजना संग्रह क्षेत्रों के विशेष उद्देश्यों और फंड ट्रांसफर का प्राथमिक साधन बन गया है। कोर योजना के लिए वित्त पोषण का ढांचा क्या है? तो 8 पूर्वोत्तर राज्य और 3 हिमालयी राज्य योजना के वित्त पोषण केंद्र राज्यों की हिस्सेदारी 90 और 10%। 90-10 का मतलब क्या है? सपोज करो कि कोई जैसे कि मान लो कि नॉर्दर्न स्टेट हो गया, या फिर सपोज करो कि नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, 7 सिस्टर जो है, सपोज करो अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश है, तो इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट जो है, ये अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट जो है यहाँ पे 10% खर्चा करेगी और बाकी का 90 जो % बचेगा ये 90% केंद्र सरकार देगी, कोई योजना अगर आता है तो। ठीक है, इसी को कहा जाता है CSS यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है,
तो आपको याद रखना है कि वैसा जैसे कि स्टेट लाइक 8 पूर्वोत्तर राज्य और 3 हिमालयी राज्य में 90-10 के रेशियो चलता है। बाकी और भी राज्य है जो वित्त पोषण वगैरह के लिए कमजोर है, तो उसको 60-40 का रेशियो दिया जाता है ना। तो यहाँ पे 90:10 कहीं कहीं लिखा रहेगा, तो समझ जाएगा कि CSS योजना है, यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कहा जाता है। ठीक है, यानी कि 90% केंद्र सरकार देगी, 10% जहाँ पे लागू हो रहा है वहां की राज्य सरकार देगी। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अन्य राज्य योजना में वित्त पोषण केंद्र राज्यों की हिस्सेदारी 60-40 के अनुपात में तय किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है वहां 100% वित्त पोषित केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, क्योंकि विधानसभा तो है नहीं। जब विधानसभा नहीं है तो वहां पे मुख्यमंत्री तो होंगे नहीं वहां के, तो इसलिए वो जितने भी है सारे सेंट्रल उसका स्पॉन्सर करेगा, पूरा उसका एक्सपेंडिचर करेगा। ठीक है, 100%। निगरानी संघ व राज्यों के साथ नीति आयोग को भी निगरानी जिम्मा सौंपा गया, वो थर्ड पार्टी मूल्यांकन की देखरेख भी करता है। ठीक है, मिशन कर्मयोगी क्या है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। मिशन कर्मयोगी क्या है, ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में था। देखिए, वेट गाइस, थोड़ी हम पानी पी लें। तो ये कह रहा है कि मिशन कर्मयोगी चर्चा में क्यों था। तो देखिए, हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग, ठीक है, क्षमता निर्माण आयोग जो है, क्षमता निर्माण आयोग की स्थापना के 3 वर्ष पूरे हुए हैं और इसका गठन राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी के हिस्से के रूप में 2021 में किया गया था। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में था। एनपीसी एससीबी का संस्थागत फ्रेमवर्क क्या है, तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मानव संसाधन परिषद शीर्ष निकाय है। इसके साथ ही मंत्रिमंडलीय सचिवालय समन्वय इकाई निगरानी और निरीक्षण करता है। क्षमता निर्माण आयोग यानी प्रशिक्षण मानक संसाधन साझाकरण केंद्रीय प्रशिक्षण संस्था का निरीक्षीकरण करता है। स्पेशल पर्जर वहीकल सरकार के 100% स्वामित्व के अधीन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को IGOT कर्मयोगी वगैरह से ये सारा रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं NPCSB मिशन कर्मयोगी के बारे में क्या क्यों चर्चा है, ये इसका उद्देश्य क्या है। तो एक ऐसी पेशेवर अच्छी तरह से प्रशिक्षित भविष्य उन्मुखी सिविल सेवा का निर्माण करना जो कि भारत के विकास संबंधित आकांक्षा राष्ट्रीय कार्यक्रम प्राथमिकता को पूर्ण रूप से सक्षम हो। ठीक है, इसमें क्या है कि केंद्र सरकार सभी मंत्रालय विभाग संगठन एजेंसी सभी सिविल सेवक अनुबंधन कर्मचारी सहित शामिल होते हैं। इसके साथ ही मिशन कर्मयोगी के मार्गदर्शन सिद्धांत जो है नियम आधारित से भूमिका आधारित प्रशिक्षण क्षमता निर्माण की ओर बदलाव करना, क्षमता विकास के लिए योग्यता आधारित इसके दृष्टिकोण को अपनाना, साथ ही साथ 10 से लेके 10 अधिदेश यानी 70% सीखना, नौकरी के अनुभव को चिंतन से मुक्त रखना, 20% जो है सीखना दूसरों के साथ काम करना, और 10 का मतलब है कि नियोजित प्रशिक्षण से आता है। ठीक है, सरकार में अलग अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल बैठाना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जो है, यह मिशन कर्मयोगी के लिए लॉन्च पैड के रूप में कार्य करता है। यह व्यापक ऑनलाइन मंच है। यह सिविल सेवा प्राधिकारियों को उनकी क्षमता निर्माण के प्रयासों में मार्गदर्शन प्रदान करता है। IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के सभी उपयोगकर्ताओं के प्रदर्शन की निगरानी मूल्यांकन प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर किया जाता है, जिसमें व्यक्तिगत लर्नर, पर्यवेक्षक, सामग्री प्रदाता, निर्माता शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्षमता निर्माण आयोग। तो क्षमता निर्माण आयोग क्या है, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या है। इसकी उत्पत्ति जो है, इसका गठन यानी कि एस्टैब्लिशमेंट 2021 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना के जरिए किया गया था। क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग, ठीक है, यह अधिसूचना जारी किया गया था। CBS जो है, यानी कि ये CBS कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, इसके एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, यानी एक स्वतंत्र निकाय है और गठित किया गया था। पूरी तरह से कार्यकारी और वित्तीय स्वायत्त प्राप्त है। ठीक है, स्वायत्ता इसका प्राप्त है। संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, तो 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष, 2 सदस्य होते हैं और एक सचिव जो है
भारत सरकार के संयुक्त सचिव ग्रेड के एक अधिकारी का अध्यक्ष वाले आंतरिक सचिवालय सहायता प्रदान प्रदान की जाती है और यह सचिव आयोग का भी सचिव होता है। सदस्यों की बात करें तो इसकी सदस्य की बात करें तो विविध पृष्ठभूमि से नियुक्त किया जाता है, यानी इसी से रिलेटेड बैकग्राउंड से नियुक्त किया जाता है ताकि वे राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत आदि से पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सके। इसका उद्देश्य क्या है? मेन इसका उद्देश्य क्या है? सहयोगात्मक उद्देश्य है, साझा नजरिया अपनाते हुए विश्वसनीय समान दृष्टिकोण वाले क्षमता निर्माण को आकार देना है। ठीक है, यानी कि इक्वली ट्रीट करना है। नेक्स्ट है कार्य और जिम्मेदारी क्या है? तो विभाग, मंत्रालय, एजेंसी की वार्षिक क्षमता निर्माण योजना तैयार करने में सुविधा प्रदान करना, सिविल सेवकों की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट तैयार करना, मिशन के ज्ञान भागीदारी के अनुमोदन करना, क्षमता में सुधार, साझा संसाधनों के निर्माण के लिए एक सामंजस्यपूर्ण एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना। तो ये सारे चीज इसमें मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है शिकायत निवारण तंत्र, यानी कि ग्रीवांसेज रेडरेजल मैकेनिज्म क्या है? ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में था, बहुत ही, तो इस पे हम लोग देखते हैं। कह रहा है, वेट गाइज, हाल ही में क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ठीक है, लोक शिकायतों से निपटाने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए और इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य क्या है? तो शिकायत निवारण तंत्र को समयबद्ध, सुलभ और सार्थक बनाना। लोक शिकायत के निवारण के लिए दिशा निर्देशों के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर क्या है? सभी मंत्रालय, विभाग के लोक शिकायत समाधान नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। ये अधिकारी शिकायत का त्वरित, निष्पक्ष, कुशलतापूर्वक समाधान सुनिश्चित करेगा। प्रत्येक मंत्रालय, विभाग में योजना गतिविधि की जानकारी रखने वाले डेडिकेटेड शिकायत पर ग्रीवांसेस सेल स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही शिकायत निवारण मौजूदा समय सीमा 30 दिन से घटा करके 21 दिन कर दिया गया है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो मंत्रालय या फिर विभाग रैंकिंग के लिए मासिक आधार शिकायत निवारण मूल्यांकन सूचकांक जारी किया जाएगा। इसके साथ ही शिकायत निवारण मूल्यांकन को प्रशासनिक सुधार लोक शिकायत विभाग ने परिकलित डिजाइन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसके उद्देश्य के बारे में हम लोग देखते हैं। मजबूत, हाँ ये रहा। इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य है प्रत्येक संगठन की तुलनात्मक स्थिति प्रस्तुत करना, शिकायत निवारण तंत्र से संबंधित मजबूत सुधारों क्षेत्रों के बारे में मूल्यांकन जानकारी प्रदान करना। शिकायत निवारण तंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे तो किसी संगठन शिकायत निवारण तंत्र उसी प्रभावशाली के मापन हेतु सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या है? क्योंकि यह किसी भी संगठन कामकाज के बारे में फीडबैक प्रदान करता है। केंद्र सरकार के स्तर पर शिकायतों से निपटने के लिए 2 नामित नोडल एजेंसी है। इसके अधीन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के तहत कैबिनेट सचिवालय के अधीन लोक शिकायत निदेशालय भी काम करता है। ठीक है, इसके साथ ही GPRAMS 24/7 यानी 24/7 ये उपलब्ध होता है। ठीक है, 24 घंटा 7 डेज, कोई भी बंद, संडे मंडे कोई छुट्टी नहीं होता है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये नागरिकों को सेवा वितरण से जुड़े किसी भी विषय पर लोक अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें दर्ज करने की। ये नहीं है कि हाँ संडे है तो आज आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते, शिकायत नहीं दर्ज करते, ऐसा नहीं है, 24/7 है। ठीक है, कभी भी आप शिकायत वगैरह दर्ज करा सकते हैं। यह भारत सरकार राज्य के किसी भी मंत्रालय विभाग से जुड़ा एक सिंगल पोर्टल है और इस पोर्टल की खास विशेषता यह है कि यह अधिकारों को शिकायत तक भूमिका आधारित पहुंच प्रदान करता है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम लोग देखें तो राज्यों में शिकायत निवारण तंत्र जो है इसका जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट को और जिला लोक शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नामित किया जाता है। कुछ राज्यों में जिला पंचायतों ने अपने स्वयं के लोक शिकायत निवारण तंत्र भी गठित किया गया है। शिकायत निवारण के लिए शुरू की गई अन्य पहले संवैधानिक और वैधानिक भारत में एक ऐसे संस्थान जो लोक CBC, लोकायुक्त, NHRC, SHRC, जिन्हें भ्रष्टाचार, लोक सेवकों द्वारा पद के दुरुपयोग, मानवाधिकार उल्लंघन से संबंध में, लोक सेवा का आचरण में लापरवाही आदि जुड़ी शिकायतों को जांच करने का अधिकार देता है। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड द टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये प्रगति क्या है? तो ये एक बहु उद्देशीय है और मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। इसे इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्थापित किया था। इसका उद्देश्य आम आदमी शिकायतों का समाधान करना। ई निवारण यह किन्हीं प्रत्यक्ष कर बोर्ड एक पहल है। इसका उद्देश्य करदाता के शिकायतों को तेजी से ट्रैक करना, उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट है
सर्वोत्तम सेवोत्तम मॉडल, इसे लोक सेवा के वितरण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए विकसित किया गया है। इसमें 3 मॉड्यूल शामिल है, सिटीजन चार्टर, इसके साथ ही शिकायत निवारण तंत्र, सेवा वितरण करने के लिए क्षमता निर्माण। दूसरा योजना जो है ये भी बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा, जन योजना अभियान। जन योजना अभियान बहुत ही न्यूज में था, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने जन योजना अभियान शुरू किया। 2025-26 की अवधि के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने के लिए आरंभ किया गया था जन योजना अभियान, यानी कि पीपल प्लान कंप्लेन के बारे में। इसका उद्देश्य क्या है, तो पंचायतों में विकास से संबंधित योजना को तैयार करना, लोगों की भागीदारी को बढ़ाना। और आरंभ इससे पहले 2 अक्टूबर 2018 को पंचायती राज मंत्रालय ने इसे 2018 में 2 अक्टूबर को शुरू किए थे, जबकि सबकी योजना सबका विकास के रूप में शुरू किया गया था। कार्यान्वयन क्या है, पंचायतों के सभी 3 स्तरों पर इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। निर्वाचित प्रतिनिधि, अग्रिम पंक्ति के सरकारी कर्मियों, समुदाय आधारित संगठन जैसे स्वयं सहायता समूह, अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ सफल बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यह योजना अभियान का मुख्य घटक क्या है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना, ब्लॉक पंचायत विकास योजना, जिला पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए सुनियोजित तरीके से गठित वार्ड सभा, महिला सभा, ग्राम सभा, ब्लॉक सभा, जिला सभा आयोजन किया जाएगा। साथ ही ग्राम सभा वर्क कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर तैयार करना, पंचायती विकास सूचकांक के आधार पर विषयगत विकास संबंधी अंतरालों की पहचान करना, जिसे कि ग्राम सभा में प्रस्तुति किया जाएगा। थीमैटिक या फिर विषयगत अप्रोच, यानी कि समग्र सरकार समग्र समाज दृष्टिकोण को अपनाकर सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीकरण पर आधारित है। ठीक है, पंचायत विकास सूचकांक के एक मल्टी डोमेन और मल्टी सेक्टरल इंडेक्स है। इसका उपयोग पंचायतों के समग्र विकास प्रदर्शन प्रगति का आकलन करने के लिए किया जाता है। साथ ही समावेशी भागीदारी, ग्राम पंचायत विकास की तैयारी में सहायता के लिए युवाओं को 75 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों के शामिल समावेशी भागीदारी पर भी जोर दिया जाएगा। मंजूरी प्राप्त प्रत्येक ग्राम पंचायत विकास योजना को ई ग्राम स्वरोजगार पोर्टल प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्थानीय निकाय की लेखा परीक्षा, यानी ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडीज। ये बहुत ही न्यूज में था, तो प्रीलिम्स में यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो जो भी न्यूज में है सब हम लोग 365 का पूरा A to Z देखेंगे। ठीक है, हाल ही में गुजरात के राजकोट में स्थानीय शासन के लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इससे संबंधित फैक्ट हम लोग देखते हैं, तो यह भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है। इसका केंद्र का उद्देश्य क्या है, तो स्थानीय शासन निकायों की लेखा परीक्षण ऑडिट के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करना। स्थानीय शासन लेखा परीक्षा के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के बारे में यह नीति निर्माता और लेखा परीक्षकों के बीच सहयोग एक मंच के रूप में कार्य करेगा। इसके साथ ही लेखा परीक्षकों की क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी कार्य करेगा। यह स्थानीय शासन लेखा परीक्षकों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में मदद करेगा। इससे स्थानीय सरकारों को वित्तीय प्रदर्शन के मूल्यांकन सेवा प्रदान करने की व्यवस्था में सुधार होगा। ठीक है, यह जमीनी स्तर पर शासन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए ज्ञान केंद्र थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन और उसके लेखा परीक्षण के बारे में हम लोग देखते हैं। तो 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 में 11वीं अनुसूची, ठीक है, भाग 9 में 11वीं अनुसूची, इसके साथ ही भाग 9A में 12वीं अनुसूची, ठीक है, जोड़े गए थे। इनमें स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान है। 2020 में पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत खातों का ऑनलाइन ऑडिट करने, जमीनी स्तर पर धन के उपयोग में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन विकसित किया था। इस एप्लीकेशन में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो है जिनेवा में वर्ल्ड समिट और इंफॉर्मेशन सोसाइटी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। स्थानीय स्वशासन निकायों के वर्तमान लेखा परीक्षण प्रणाली क्या है, तो नियंत्रण महालेखा परीक्षक CAG को स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करने का अधिकार है। कर्तव्य शक्ति सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 में प्राप्त होता है। CAG पंचायती राज संस्था और शहरी स्थानीय निकायों के सभी 3 स्तरों के लेखाओं के उचित रखरखाव लेखा परीक्षण नियंत्रण रखता है और उनका पर्यवेक्षण करता है।
अधिकतर राज्यों में स्थानीय निधि खातों के परीक्षक या स्थानीय निधि खातों के निर्देश लेखा परीक्षक का कार्य करते हैं। यह संस्थाएं राज्य सरकार के द्वारा स्थानीय शासन निकायों को आवंटित फंड के उपयोग की लेखा परीक्षा करता है। सीएजी स्थानीय निधि खाते की परीक्षक या स्थानीय निधि खातों के निदेशक को मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। सीएजी इन संस्थानों का निरीक्षण भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यानी कैग के बारे में देखा गया है। स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो आर्टिकल 243 जी जो है स्थानीय निकायों को शक्ति का हस्तांतरण के लिए मूल सिद्धांत सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 243 जे किसी भी राज्य का विधान मंडल कानून बनाकर पंचायतों के द्वारा लेखाओं के रख रखाव ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 243 जेड की बात करें तो किसी राज्य का विधान मंडल कानून बनाकर नगर पालिका के द्वारा लेखाओं के रखरखाव और ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है छावनी बोर्ड। ये छावनी बोर्ड जो है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो 10 छावनी बोर्डों की जमीन के कुछ हिस्से विलय संबंधित राज्य के स्थानीय निकायों में किया जाएगा। ठीक है, तो छावनी बोर्ड क्या है इसके बारे में देखते हैं। ऐसे क्षेत्र जहां पे सैन्य टुकड़ियों के लिए किलेबंदी की जाती है, यह मुख्य रूप से सैनिक के आवास होते हैं, हालांकि यहाँ असैन्य आबादी भी मौजूद रहती है। इसमें सैन्य कर्मी सामान्यतः नागरिक दोनों आबादी समूह शामिल होते हैं। इसके साथ ही एक सैन्य स्टेशन केवल सैन्य कर्मियों के उपयोग और आवास के लिए होता है। ऐसा स्टेशन एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से स्थापित किया जाता है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति की बात करें तो 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, ऐसी पहली छावनी बैरकपुर कोलकाता में 1765 में स्थापित हुआ था। वर्तमान में 61 छावनी बोर्ड है, इसमें से 6 स्थापना भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ था। ठीक है, प्रशासन की बात करें तो छावनी के स्थानीय स्वशासन संघ सूची का विषय है। संघ सूची यानी कि सेंट्रल लिस्ट जो आता है। ठीक है, एक स्टेट लिस्ट होता है, सेंट्रल लिस्ट होता है, एक कंकर्न लिस्ट होता है, तो ये सेंट्रल लिस्ट की में आता है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में संघ सूची में प्रविष्टि 3 में आता है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो छावनी जो होता है, छावनी बोर्ड वर्तमान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम छावनी अधिनियम 2006 के तहत प्रशासित किया गया था। अधिसूचित छावनियों के नगर प्रशासन का समग्र छावनी बोर्ड के पास है, जो कि लोकतांत्रिक निकाय है। ये बोर्ड लोकल स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, प्राथमिक शिक्षा आदि प्रदान करने में जैसे नागरिकों कार्य संपन्न करते हैं। छावनी बोर्ड रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। छावनी का स्टेशन कमांडर बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। छावनी बोर्ड की श्रेणी की बात करें तो इसमें लगभग 50,000 से अधिक जनसंख्या होती है, और श्रेणी 2 की बात करें तो 10,000 से लेके 50,000 के बीच जनसंख्या होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही श्रेणी 3 की हम लोग बात करें तो 2500 से लेके 10,000 के बीच जनसंख्या होता है। श्रेणी 4 की बात करें तो 2500 से कम जनसंख्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पर्यावरणीय मुद्दों का संवैधानिकरण। ये भी बहुत न्यूज में था, तो इस पे भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। पर्यावरणीय मुद्दों का संवैधानिकरण, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इशू क्यों इशू है, चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त रहने का अधिकार को भी संविधान के आर्टिकल 14 यानी कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के तहत शामिल किया जाना चाहिए। यह निर्णय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उसके परिवार क्षेत्र की सुरक्षा से संबंध में दायर रिट याचिका में MK रंजीत सिंह वर्सेज भारत संघ अन्य के तहत ये मामला आया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 सामान्यता के अधिकार, आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार जैसे मूल अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है यह एक ऐसा निर्णय है जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकारों विशेष आर्टिकल 14, समानता का अधिकार आर्टिकल 19, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 प्राण दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार के दायरे को व्यापक बनाने के लिए अपनी शक्ति प्रयोग किया जाता है। पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों का संविधान के अनुसार समाधान करने के संदर्भ में न्यायिक घोषणा,
MC मेहता वर्सेज भारत संघ एक केस आता है 1987 में। इसमें कहा जाता है कि आर्टिकल 21 के तहत प्रदूषण मुक्त परिवेश में जीने का अधिकार हमें दिया गया है, ठीक है। इसके साथ ही एक और केस आता है वेल्लोर सिटीजन्स वेलफेयर फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि 1996 में ये केस आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहता है कि सतत विकास के लिए एहतियाती सिद्धांत और प्रदूषण भुगतान सिद्धांत पर जोर दिया गया। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा यह सतत विकास की अनिवार्य विशेषताएं हैं, ठीक है। एहतियात सिद्धांत पर्यावरण स्वास्थ्य से जुड़े खतरों को स्पष्ट वैज्ञानिक साक्ष्य न होने की स्थिति में निर्णयकर्ताओं की सावधानी बरतने की अनुमति प्रदान करता है। प्रदूषक द्वारा भुगतान सिद्धांत इसके तहत प्रदूषण पैदा करने वाले लोगों की इसके प्रबंधन की लागत वहन करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये भी बहुत ही ज्यादा चर्चा में था, तो इस पे भी हम लोग देखेंगे राजनयिक पासपोर्ट यानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट क्या होता है। तो राजनयिक पासपोर्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो हाल ही में संसद का एक सदस्य यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद राजनयिक पासपोर्ट का दुरुपयोग कर जर्मनी भाग गया था, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं राजनयिक पासपोर्ट क्या है। यह पासपोर्ट जो है यह पासपोर्ट भारत सरकार अधिकृत या नामित व्यक्तियों को जारी किया जाता है। इन व्यक्तियों में शामिल हो सकते हैं वे जो कि विदेश में रह रहे हैं, जिन्हें राजनयिक दर्जा हो गया है, या फिर वे व्यक्ति जो सरकारी अधिकारी जो राजनीतिक कार्यों के लिए आधिकारिक उद्देश्यों के लिए विदेश जा रहे हैं। वैधता अवधि 5 वर्ष या उससे कम हो सकता है, ठीक है। छूट उन्मुक्ति यानी कि इम्यूनिटी क्या है। ऐसे पासपोर्ट धारकों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार विशेषाधिकार उन्मुक्तियों का अधिकार है। मेजबान देश गिरफ्तारी डिटेंशन और कुछ कानूनी कार्रवाई से छूट भी शामिल है। कुछ देशों में वीजा आवश्यकता से छूट है। आमतौर पर विदेश मंत्रालय भारत सरकार अधिकारियों को आधिकारिक कार्यों या फिर यात्राओं के लिए विदेश जाने के लिए वीजा नोट भी जारी कर सकता है। हालांकि भारत के पास जर्मनी के अलावा 33 अन्य देश के साथ राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा समझौता हुआ है, ठीक है। यह समझौता भारतीय राजनयिक पासपोर्ट धारकों को 90 दिनों की वीजा के बिना इस देश की यात्रा करने की अनुमति देता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय पासपोर्ट के बारे में। तो संविधान के 7वीं अनुसूची संघ सूची के तहत पासपोर्ट और वीजा का उल्लेख किया गया है। भारत में पासपोर्ट अधिनियम 1967 के द्वारा शामिल होता है। इसके अनुसार भारत से प्रस्थान करने वाले या फिर प्रस्थान करने का इरादा रखने वाले सभी व्यक्तियों के पास वैध पासपोर्ट या फिर यात्रा दस्तावेज होना आवश्यक है। केंद्र सरकार कुछ लोगों के पास पासपोर्ट रखने की आवश्यकता से छूट दे सकता है। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ऐसे व्यक्ति को भी पासपोर्ट जारी कर सकता है जो भारत का नागरिक नहीं है। यदि सरकार का यह मानना है तो जनहित में ऐसा करना आवश्यक है। भारत में 3 प्रकार के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं, नीले रंग के, राजनयिक, फिर सफेद रंग के आधिकारिक और मैरून रंग का, ठीक है। भारत में 3 प्रकार के जारी, एक सामान्य होते हैं जो नीले रंग का होता है, राजनयिक जो होता है वो सफेद रंग को होता है और आधिकारिक जो होता है वो मैरून रंग के होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज। कॉमन सर्विस सेंटर CSC, ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल्स की स्थापना 15 वर्ष पूरा हो चुका है। ये कॉमन सर्विस सेंटर योजना कार्यान्वयन की निगरानी करता है। कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पस व्हीकल्स के बारे में, इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया था। यह कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से नागरिकों की सेवा उपलब्ध कराने के लिए एक एकीकृत सहयोगी फ्रेमवर्क प्रदान करता है। विजन क्या है, तो कॉमन सर्विस सेंटर को नागरिकों के लिए सेवा प्रदान करने वाले केंद्रों की विश्वसनीयता और सर्वव्यापी सूचना प्रौद्योगिकी आधारित नेटवर्क के रूप में काम करता है, ठीक है। इसके साथ ही कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में हम लोग जानेंगे ये क्या है। तो इसे 2006 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के 3 स्तंभों में से यह एक है, ठीक है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना जो है इसमें 2 स्तंभ कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय डेटा बैंक राज्य डेटा केंद्र है। कॉमन सर्विस सेंटर भारत में ग्रामीण क्षेत्र नागरिकों को एकीकृत तरीके से सरकारी, निजी और सामाजिक क्षेत्रों की सेवा उपलब्ध कराने वाले निकटतम केंद्र है। यह देश की क्षेत्रीय, भौगोलिक, भाषाई, सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है। यह एक क्या है, पैन इंडिया नेटवर्क है। कॉमन सर्विस सेंटर से प्रदान की जाने वाली सेवाओं में निम्नलिखित शामिल है। सरकार से नागरिक सेवाएं G2C, ठीक है,
जैसे कि आधार कार्ड से जुड़ी सेवाएं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग वगैरह कर सकता है। व्यवसाय से उपभोक्ता सेवाएं B2C बोलते हैं, जैसे भारत बिल पेमेंट सिस्टम, मोबाइल और DTH रिचार्ज वगैरह यहाँ जाके करा सकते हैं। वित्तीय सेवा, बैंकिंग, बीमा, पेंशन, ये सारा इससे रिलेटेड कोई काम है तो आप जाके यहाँ CSC सेंटर पे करा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसी का कॉमन सर्विस सेंटर 2.0 क्या है। तो ये 2015 में स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य जो है देश भर में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से प्रत्येक में कम से कम एक कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित करना। इसका लक्ष्य जो है एक यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी फोरम के जरिए सेवा उपलब्ध कराने वाले केंद्रों को जोड़ना है। मुख्य विशेषता क्या है? सेवाओं का मानकीकरण करना, ग्राम स्तरीय उद्यमियों के रूप में अधिक महिलाओं को प्रोत्साहित करना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ये भी बहुत ही ज्यादा चर्चा में था। तो वार्षिक यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है 2024 में 180 देशों में से भारत का स्थान 159वें नंबर पे है। यानी कि 180 देश में भारत का स्थान क्या है? 159 पे है। ठीक है, यह सूचकांक पेरिस में स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा जारी किया जाता है। यह संगठन जो है सूचना की स्वतंत्रता की रक्षा और प्रसार की दुनिया के अग्रणी गैर सरकारी संगठन में शामिल है। यह सूचकांक विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक 3 मई को। वर्ष 2024 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? तो प्लेनेट के लिए प्रेस। प्लेनेट के लिए प्रेस यानी पर्यावरणीय संकट के समय पत्रकारिता। शीर्ष रैंक वाले 3 देश कौन है? नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। ठीक है, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन याद रखना है। सूचकांक की रैंकिंग में 5 संकेतकों पर आधारित ये संकेतक राजनीतिक, आर्थिक, विधायिक, सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, दूसरा न्यूज भी बहुत ज्यादा चर्चा में था, सह जिला पहल यानी को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव क्या है? तो असम सरकार ने जिला प्रशासन के भीतर सह जिला की अपनी तरह की पहली अनूठी अवधारणा शुरू किया है। यह सिविल सब डिवीजन की मौजूदा प्रणाली के स्थान पर शुरू हुआ है। सह जिला के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव क्या है? तो यह जिलों से नीचे की लघु प्रशासनिक इकाइयां होगी। यहाँ पर प्रशासन की प्रमुख सहायक जिला आयुक्त रैंक अधिकारी होगा। उनके पास जिला आयुक्तों के समान शक्तियां, जिम्मेदारी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इससे प्रशासन का विकेंद्रीकरण होगा। शासन को अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। नागरिक केंद्रीकृत सेवाएं प्रदान करने में सुधार होगा। लोगों को उनके घर के नजदीकी सरकारी सेवाएं प्रदान किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये रहा गाइस टोटल फैक्ट कंप्लीट हो चुका। यानी कि ये लास्ट पार्ट है, अंतिम है, पूरा कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है आर्ट एंड कल्चर हो या फिर जो भी सब्जेक्ट होगा, आर्ट एंड कल्चर देख लेते हैं या फिर इन्वायरमेंट देख लेते हैं। जो भी होगा उसे हम लोग बहुत जल्द कल हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर देख लेते हैं या फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजी देख लेते हैं या फिर इकोनॉमी देख लेते हैं। जो भी होगा हम बहुत जल्द लाएंगे। एंड इसके बाद गाइज आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं सोच रही हूँ ना, देखो विजन IAS का डेली करंट अफेयर्स जो आता है ना गाइस, मैंने खुद पढ़ के देखा हुआ है, क्योंकि मैं द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस की बहुत ही ज़्यादा फॉलोअर हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को आदत है ना, जब तक हम द हिंदू खुद से आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे ना, मेरे को चैन ही नहीं मिलता है। लाइक वो वाली सेटिस्फेक्शन फील नहीं होती है। एंड आप एग्जाम देने जाओगे ना तो देखोगे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है एज इट इज़ जो है डायरेक्ट पुट अप होता है। कहीं ना कहीं आप देखते हैं या फिर फॉरेन वगैरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन से क्वेश्चन आ जाता है जो न्यूज में रहता है। तो कहीं ना कहीं द हिंदू पढ़ने से यार बहुत बेनिफिट होता है। ठीक है, एक तो आपका सोचने का तरीका डेवलप होता है, देश दुनिया में क्या चल रहा है खुद वो आप पढ़ के आर्टिकल अवेयर करते हैं। जो आर्टिकल छापता है उसके विचार क्या है, उसकी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आती है ना। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं जब पढ़ती हूँ ना तो मैं मैच करती हूँ यार, बहुत सारे आर्टिकल है जो हम न्यूज में पढ़ते हैं वो लगभग लगभग वहां भी रहता है। प्लस उसमें बेनिफिट क्या है, हम लोग तो सिर्फ न्यूज पढ़ लेते हैं, स्टैटिक पोर्शन के लिए हम लोग बुक में जाके पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने देखा है कि यार वहां पे मतलब बहुत सारे स्टैटिक विथ जैसे आर्टिकल है तो उससे रिलेटेड देगा, या फिर कोई भी चीज है ज्योग्राफिकल है या फिर कोई रिवर्स है, या मतलब बहुत ही डायनेमिक तरीके से उसमें होलिस्टिक कवर रहता है। तो मेरे को लगा कि अगर आप लोग कमेंट में यदि बताते हैं कि हाँ आप लेके आइए, तो मैं डेली जो है हार्डली 10-15 मिनट लगेगा, डेली मॉर्निंग में 10 से 15 मिनट में आप लोग
लगभग जितने भी न्यूज़ रहेगा उसमें, क्योंकि पीआईबी कवर वो लोग करते हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इसके अलावा बहुत सारे न्यूज़ है पीआईबी वगैरह, ठीक है, इंडिया टुडे, बहुत सारे न्यूज़ वो लोग कवर करते हैं होलिस्टिक वे में, क्योंकि वो लोग एक्सपर्ट हैं। देन मुझे लगता है कि यदि आप लोग कहेंगे तो मैं डेली लेके आऊँगी, ठीक है, बट आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। ओके गाइस, ज़्यादा हम टाइम किल नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी के पास समय कम है और मेरे को भी पढ़ाई करनी होती है। और 40 मिनट का ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, ये लास्ट पार्ट है, पॉलिटी फाइनल हो जाएगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द। जब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी दुआ है, ठीक है। आप जो भी, आप लोग जिस भी फील्ड में हैं, परमेश्वर करे कि आप लोग अचीव करें। मैं यही चाहूँगी, खुदा करे आप सभी अचीव करें। एंड साथ साथ मेरे लिए भी ब्लेसिंग कीजिएगा कि मैं भी यूपीएससी में सिलेक्ट हो जाऊँ, ठीक है। एंड जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।